भारती। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और रजो मौसी का नमस्कार। कैसी हैं संगीता? मौसम देखिए करवटें ले रहा है। बिल्कुल मौसम है तो बदलना उसकी नियति है और वक्त कोई भी हो एक सा नहीं रहता। बहुत गर्मी थी, बहुत लोग परेशान थे। कुछ खास जगहों में, राज्यों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, 50-52 तक का डिग्री सेल्सियस हो गया था। लेकिन देखो अब मौसम बदला है। यहाँ कम से कम महाराष्ट्र में हल्की फुल्की फुहार, हल्की फुल्की बारिश पड़ रही है, ठंडक का एहसास, मतलब मौसम अच्छा हो गया है। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। जी जी, खुश मिजाज कह सकते हैं मौसम हो गया है। बिल्कुल। और आज जिन टॉपिक्स को, यानी कि जिन विषयों को हमारे विषय हैं, हाँ। जी, उनमें आज जो बात करेंगे रजो मौसी, वो है जीवन में अनुशासन की। और देखो आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जयंती है, तो सबसे पहले तो हम उस पर अपने श्रोताओं के जो संदेश हैं वो पढ़ेंगे और बाकी उनके बारे में जो जानकारी है वो साझा करेंगे। जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, अभी अभी आपने बताया। और उसके बाद दादी माँ के नुस्खे का दिन है आज, तो लेमन ग्रास जो है उसके बारे में, उसकी क्या, हम अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हमें पहुँचते हैं, इसके बारे में हमारे श्रोता भी हमें लिख कर भेजते हैं और हम भी कुछ बताएंगे। और आज गीत मंजरी का दिन है और बादल छाए हुए हैं। हाँ, तो बादल पर गाने सुनवाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, हमारे श्रोता समझ भी गए होंगे कि यही है आज का विषय है, गीत मंजरी का। बादल पर गीत मंजरी पेश करेंगे। तो फिर एक बार फिर स्वागत है हमारे श्रोताओं का। और हमने कहा था कि भाई हम आज राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है संगीता जी कि उनके बारे में एक संदेश भेजा है कि बिस्मिल की एक विशेषता ये भी थी कि वे किसी भी स्थान पर अधिक दिनों तक ठहरते नहीं थे। कुछ दिन रामपुर जागीर में रहकर अपनी सगी बहन शास्त्री देवी के गाँव कोसमा जिला मैनपुरी में भी रहे। मज़े की बात ये कि उनकी अपनी बहन तक उन्हें पहचान नहीं पाई। कोसमा से चलकर बाहर पहुंचे, कुछ दिन बाह पहुंचे, कुछ दिन बाहर रहे, फिर वहां से पिनहट आगरा होते हुए ग्वालियर रियासत स्थित अपने दादा के गांव बरबई जिला मुरैना मध्य प्रदेश चले गए। उन्होंने वहां किसान के भेष में रहकर कुछ दिनों हल भी चलाया। पलायन अवस्था में रहते हुए उन्होंने 1919 में प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक दी ग्रैंड मदर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन का हिंदी अनुवाद भी किया। क्या बात है। और भी हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं संगीता कि जो कत्ल को भी जश्न लिखे, मौत को माशूक, बिस्मिल को बराबर हैं, कलम हो कि हो बंदूक। क्या बात है। कहते हैं कि जब अशफाक और बिस्मिल को फांसी होने में कुछ ही दिन बाकी थे तो अशफाक की आंखों में बिस्मिल ने आंसू देखे। बिस्मिल ने पूछा, अरे अशफाक जैसा जाबाज दोस्त, और फांसी का डर? अशफाक बोले, डर नहीं दोस्त, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जल्दी हमें फांसी हो जाएगी और मेरे धर्म में पुनर्जन्म का उल्लेख नहीं है। तुम जिस धर्म में हो उसमें इस देश पर शहीद होने के लिए कई बार जन्म लेने की सहूलियत है। ऐसे जज्बे वाले अशफाक बिस्मिल की जोड़ी हर युग में हिंदुस्तान के पास हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने एक तरफ तो राष्ट्र स्वाधीनता यज्ञ में हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी और दूसरी तरफ उनके शब्दों और उनकी रचनाओं ने देश भर के युवाओं को लगातार जागृत किए रखा। उनके शब्द बीज ने हजारों बिस्मिलों को पैदा कर दिए। आज उनके जन्म दिवस पर उनको सादर प्रणाम। तो नमन करते हैं हम भी राम प्रसाद बिस्मिल जी को। और आगे बढ़ते हैं कि उनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर पश्चिम, यानी अब जो उत्तर प्रदेश है, प्रांत के शाहजहांपुर में हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया। उनका खौफ ब्रिटिश अधिकारियों के बीच लगातार रहा, जिन्हें अंग्रेज़ हुक्मरान हर हाल में कैद करना चाहते थे। उन्हें उर्दू और हिंदी की अच्छी पकड़ थी। देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं भी उन्होंने लिखी। उन्होंने कई बार अपनी कविताओं में भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को हटाने की प्रतिबद्धता दिखाई। कुछ समय बाद बिस्मिल लखनऊ आ गए। यहाँ भी उनकी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुईं जिन पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दी। मातृवेदी नामक संगठन इन्होंने बनाया।
इसमें वो सोमदेव और उनके साथ रहे, है ना। और इसके अलावा इटावा, मैनपुरी, आगरा और शाहजहांपुर ज़िले में अपने संगठन को बहुत मजबूत किया, पार्टी के लिए धन जुटाया और पुस्तकें प्रकाशित की। जी, छुपते छुपाते अपनी मुहिम को अंजाम देते रहे। 1919 से 1920 तक वो भूमिगत रहे। कभी किसी गांव में भी बीच बीच में भेष बदल कर चले जाया करते थे। उनकी किताब क्रांति गीतांजलि 1929 में प्रकाशित हुई, जिसे 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। लखनऊ के पास काकोरी में एक क्रांतिकारी घटना को अंजाम देने के लिए 40 से ज़्यादा जो क्रांतिकारी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। हमारे एक श्रोता ने एक संदेश भेजा है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल 11 जून 1897 और 19 दिसंबर 1927, मतलब उनका जो उनकी जो जीवन का समय यहाँ रहा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। वे मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। तो इस घटना के बाद 18 महीने की कानूनी प्रक्रिया हुई और राम प्रसाद बिस्मिल सहित अशफाकुल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को मौत की सज़ा सुनाई गई। तो इस तरह से 19 दिसंबर 1927 को शहादत मिली इन्हें। और हमारे एक श्रोता और लिखते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश, जो आपने बताया, कि शाहजहांपुर ज़िले के गांव में साल 1857 11 जून के दिन हुआ था। भारत के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए साल 1918 की मैनपुरी साजिश और 1925 की प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन कांड में शामिल थे। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण साल 1927 में उन्हें फांसी दी गई थी। इसके अलावा उनको अपनी काव्यात्मक गहराई के लिए भी जाना जाता है। जी। तो हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारे संदेश हमें भेजे उनके बारे में, हम उन्हें नमन करते हैं। संगीता, जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है और हमें लगता है हमारे जो इतने लीडरान थे उनका जीवन भी बहुत अनुशासित रहा होगा। बड़ा दृष्टिकोण या उनकी सोच एकदम केंद्रित होगी कि रहती होगी कि हमें ये करना है जीवन में, है ना। और वो अनुशासन के तहत ही आता है। जी जी। तो हम वापस आ गए हैं और अब जीवन में अनुशासन जो कितना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, अच्छा करने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, उसके बारे में हम अपने श्रोताओं के भी विचार पढ़ेंगे और हम तो हैं ही उनसे बात करने के लिए। देखिए, एक संदेश आया है संगीता हमारे श्रोता का, लिखती हैं कि सभी के जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व रहता है। अनुशासन का पालन किए बिना हम कभी भी एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। और जब बात आती है विद्यार्थी जीवन की, तो अनुशासन का महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर कोई विद्यार्थी अनुशासन क्या है, उन्होंने लिखा है, समय का सदुपयोग कर खुद को अनुशासित रखता है तो वो अवश्य ही सफलता की सीढ़ी को चढ़ता है। और हमारे और भी श्रोता तो बहुत अच्छी बात लिखी है, तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन में अनुशासन उतना ही ज़रूरी है जितना रसोई में नमक ज़रूरी होता है। उसके बिना रसोई फीकी लगती है। अनुशासन के बिना हर क्षेत्र अधूरा है। अनुशासन जो हमें सही दिशा देता है, समय की अच्छी व्यवस्था करता है, दृढ़ता और समर्पण भाव को विकसित करता है, व्यक्ति को संयमित रखता है, सामरिक जीवन में नियमितता लाता है। जीवन के हर क्षेत्र में सेना की तर्ज पर अनुशासन जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। वो हमारे जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करते हैं। आत्मनियंत्रण और आदर्शों, अच्छे आचार विचार का पालन करना, अपने जीवन को एक नियमबद्ध तरीके से जीना, जो व्यवहार से लेकर बातचीत तक में बिल्कुल झलकता है। और काम भी जब हम लोग करते हैं तो देखिए, जो उसमें समय प्रबंधन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि हमारे इन श्रोता ने भी लिखा कि भाई अगर सेना की बात की जाए तो देखिए, उनके लिए तो जो कड़े नियम और अनुशासन होते हैं, तो ये तो बड़ी सीखने वाली बात है। तो जो प्रबंधन है वो अहम हिस्सा है जीवन का। जिम्मेदारी एक उसका एहसास होना, क्योंकि अनुशासन कहा जा सकता है कि मतलब किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। तो एक जिम्मेदारी है जिसका कि एहसास होना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। और अनुशासन मुझे तो लगता है शायद कुछ एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप से मतलब आती चली जाए और जिसका बोझ बिल्कुल भी हम लोगों को पता न चले। तो
तो वही एक अनुशासन बड़ा अच्छा सा और रहता बिल्कुल सकारात्मक तरीके से, है ना? हाँ जी। तो आप लिखती हैं, हमारे श्रोता लिखती हैं कि अनुशासन का वो आत्मनियंत्रण है जो नियमों या आदेशों का पालन करने की आवश्यकता से प्राप्त होता है और किसी कठिन चीज पर काम करते रहने की क्षमता होती है। अनुशासनवादियों का मानना है कि इस तरह का आत्मनियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है और नियमों का एक सेट लागू करते हैं जिसका उद्देश्य इस तरह के व्यवहार को विकसित करना है। ऐसा प्रवर्तन कभी कभी सजा पर आधारित होता है, हालांकि दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है। तो अनुशासन को बिल्कुल पता न चलने दे अगर, तो ही वो एक अनुशासित ढंग फिर पता चलेगा कि उसको एक बोझ की तरह न लिया जाए, बल्कि सही गलत क्या है इसमें भेदभाव समझते हुए उसको अपने हिसाब से देखा जाए। और जो एक निश्चित दृष्टिकोण होता है, यानी कि व्यवहार में जो सकारात्मकता होती है वो भी इसमें आ जाती है। जो अनुशासन होता है, जो प्रकृति होती है जिससे हम सीखते हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे सूरज का उगना, हाँ, सूरज का डूबना, हाँ, है ना? हाँ जी जी। पंछियों को बदलना, जी पंछियों को देखिए कोई नहीं बताता है कि सुबह हो गई है, कोई अलार्म नहीं उठाता हाँ, उन्हें। और अब शाम हो गई है, संध्या हो गई है, तो चलो घर की तरफ लौट चलें। तो ये हम प्रकृति से सीखते हैं, जबकि उन्हें तो कोई अनुशासित नहीं करता है, लेकिन वो अपने आप से समझते हैं उसको। तो कहते हैं ना कि देखकर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी जा सकती हैं। तो प्रकृति से भी सीख लेते हैं हम, और फिर चांद तारों की तो बात ही क्या कहें। बिल्कुल बिल्कुल। और खेतों में भी सूक्ष्म प्रबंधन और जिसे कहते हैं हार जीत में अनुशासन का महत्व, ये जो हम अगर अनुशासित रहें तो कहते हैं बहुत से समय को बचाया जा सकता है जी। अगर अनुशासन नहीं है, आपने अपना एक टाइम शेड्यूल, टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ है हर चीज़ का, तो बस फिर चीज़ें इधर उधर होती हैं। अच्छा ये छूट गया, ये रह गया, लेकिन आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसा आपने बना रखा है तो वो आपकी प्रगति में बहुत सहायक सिद्ध होता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे जो अच्छी चीज़ है वो बहुत सुबह जल्दी जल्दी फटाफट उठ जाना है सोकर। बस ये सोचने लगा कि जल्दी उठना है तो बस उठना ही है। और फिर देखिए सारा जो काम होता है वो अपने आप ही एक, मतलब उसको कुछ देखना नहीं पड़ता है, अपने आप ही वो होता चला जाता है। और आप देखेंगे कितना सारा समय भी निकल जाता है और जल्दी जल्दी से समय पर सब काम भी हो जाते हैं। तो ये एक कहते हैं ना कि एफर्टलेस। हाँ, हमारी श्रोता लिखती हैं कि अनुशासन जीवन में बहुत आवश्यक है। हम सूर्य, चांद, चींटी सभी से सीख सकते हैं। हमारी सेना अनुशासित है तभी हम सुरक्षित हैं। विद्यालय, अस्पताल, सभी स्थानों पर आप अनुशासन के महत्व को समझ सकते हैं। हमारे देश के बहुत से महानायकों का जीवन पढ़ें तो सभी अनुशासित रहकर ही ऊंचाइयों को छू सके हैं। और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि अनुशासित जीवन की हमेशा हर किसी द्वारा सराहना की जाती है, यहाँ तक कि वे लोग जो भी अनुशासनहीन हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुशासन ब्रह्मांड का आधार बनता है। जब हम ब्रह्मांड में घूम रहे ब्रह्मांडीय पिंडों को देखेंगे तो हमें अनुशासन का महत्व समझ में आएगा। ये पिंड सूर्य के चारों ओर एक निर्धारित पथ पर चलते हैं। प्रत्येक दिन सूर्य सुबह उगते हैं और शाम को अस्त हो जाते हैं। और वैसे ही एक श्रोता तुरंत उनके बाद उसका मैसेज है, उनका लिखते हैं कि जीवन में अनुशासन सफलता के लिए पहला मजबूत कदम अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। इसमें समय का प्रबंधन स्वयं ही करना पड़ेगा। ये जो समय का प्रबंधन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी, उससे समय बच भी जाता है तो उस समय को हम दूसरे काम में भी ला सकते हैं। इसलिए समय का प्रबंधन जो होता है वो हमेशा ही अच्छा होता है। और एक ना बहुत प्यारा सा संदेश भेजी है हमारी एक श्रोता कि हमारे प्रांत में, हमारे घरों में अनुशासित जीवन पर ही एक कहावत बोलते हैं लोग, आवते बहुरिया जन्मते लड़िकवा, जो लत लगाओगे वही लत लगेगा। यानी कि जो भी आप उसे अनुशासित जीवन सिखाएंगे वही वो सीखेंगे। जी जी अच्छी बात है जी, बहुत ही अच्छी बात है। और एक अगर अनुशासन की बात की, एक बहुत ही ज़मीनी तौर पे अगर देखा जाए तो हम लोग जब स्कूल जाते थे तो सुबह सुबह प्रार्थना, और प्रार्थना के बाद फिर अटेंडेंस होती थी, हाजिरी, जिसको उपस्थिति की हाजिरी बोलते थे वो, और उसके बाद फिर एक एक क्लास का टीचर्स का आना, समय पर एग्ज़ाम होना, और उसके बाद फिर सबका उत्तीर्ण होना और धीरे धीरे से आगे बढ़ना। और इस तरह से देखा जाए तो खेल का भी कुछ ऐसा ही होता है कि
कि अगर अनुशासित ढंग से नहीं खेला जाए तो फिर उसमें पेनाल्टी हो जाती है। भाई उचित सीखने के लिए आदतों पर नजर, प्रलोभन के अनुशासन में महत्व न देना, टालमटोल न करना, खुद को समझें और अपना आकलन स्वयं करें। आप खुद को और सामने वालों को भी क्षमा करें, वो भी एक अनुशासन के ही तहत आता है। आपके दीर्घकालीन लक्ष्य और सफलता को सिद्ध करता है आपका अनुशासन। अगर आप क्या कहते हैं उसको बिल्कुल अपने शेड्यूल के से चलेंगे तो, है ना। जी। और वैदिक काल में भी देखो शिक्षा में अनुशासन, आज के युग में स्कूलों, पढ़ाई लिखाई और परीक्षा में अनुशासन, हर चीज में अनुशासन है। आप देखिए जब आप बस स्टॉप पे खड़े हैं तो वहां भी एक अनुशासन ही आपको दिखाई देता है, एक डिसिप्लिन दिखाई देता है जब लोग लाइन में लगे हैं, पंक्ति में खड़े हैं और अपनी अपनी बारी आने पर चढ़ते हैं। हाँ, तो अगर वही वहां पे लाइन न लगी हो और सब एक साथ झुंड में चढ़ने लगे तो कोई चढ़ भी नहीं पाएगा, बस के जाने का समय भी हो जाएगा। हाँ। और लोगों को चोट भी लग सकती है। और ये भी बात सही है कि अनुशासन को थोपना भी ठीक नहीं है। व्यवहार में आप इसको उतारिए, कहीं से कड़ाई ना हो, और भी इसके महत्व को, इसकी अगर महत्ता को आप समझेंगे ना तो अपने आप ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि भाई कितना आसान हो जाता है सब कुछ। नहीं, और सुबह जल्दी उठिए, व्यायाम कीजिए, समय पर विश्राम भी कीजिए जो आपको रोगों से दूर रखेगा। खान पान में भी अनुशासन रखना बहुत ज़रूरी है। सड़क पर वाहन चलाने में अनुशासन है। लाइन में लगें, फिर काम करें, अपने जो नियम हैं उसका पालन करें। इन सारी ये हमारे जीवन में भाई डिसिप्लिन ही सब कुछ है। अगर हमें पता है हमारा यहाँ पे कार्यक्रम इतने बजे से है तो हम उसकी तैयारी अपनी करें और फिर आकर ना कि बस हाँ जाना है करना नहीं। संगीता जी, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। और हमारे एक श्रोता ने जो संदेश भेजा है मुझे लगता है, और उसकी एक कड़ी भी होनी चाहिए कि जैसे वो चलती चली जाए, कहीं बीच में अवरोध ना हो जाए उसमें, तो उसका हमें अच्छा कहते हैं ना कि फल देखने को फिर मिल सकता है। उस प्रवाह के लिए बहुत जरूरी है। आप हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में अनुशासन कितना जरूरी होता है। हर घर में एक अनुशासन होता है। फिर स्कूल जाते हैं, वहाँ का कॉलेज, ऑफिस, बैंक, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जल, थल, वायु सेना का अनुशासन, हर क्षेत्र में अलग अलग अनुशासन प्रशासन होता है। अगर यही नहीं होगा तो किसी भी जगह लोग अपनी मनमानी करेंगे। कोई भी संस्था इसके बगैर नहीं चलती। बिल्कुल सही। अपना जीवन भी एक अनुशासन में चलता है तो सही रहता है। सुबह उठते मॉर्निंग वॉक, फिर नहाना धोना, स्कूल ऑफिस के लिए तैयार होना, वगैरह वगैरह। और भी बहुत सारे संदेश हमारे पास अनुशासन के आए हुए हैं संगीता जी, जिससे मुझे लगता है कि शामिल करना ज़रूरी है। हमारे श्रोता इसीलिए हमारे साथ जुड़े होते हैं अपनी सोच, क्योंकि हम उनको जो है विषय बता देते हैं। और क्योंकि जब उनको विषय मालूम होता है तब वो फिर अपनी सोच, अपने विचार हमारे पास लिखकर भेजते रहते हैं। एक बड़ा प्यारा सा संदेश आया था जो इन बीच में कहीं गुम गया है और मैं उसे कोशिश कर रही हूँ कि वो जल्दी से मिल जाए। उन्होंने कुछ बच्चों का जिक्र किया था कि भाई जब हम बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं तो उसमें कुछ बातों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। उन्हें डांटे नहीं, आप डांट कर उन्हें अनुशासित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। उसकी वजह से उनके अंदर जो है वो क्रोध आता है। इसलिए हाँ वो मिल गया। लिखते हैं कि एक तो उन्होंने कुछ हमारे प्रोग्राम के स्टाइल की बात की है और आगे लिखते हैं कि कभी कभी बच्चों को डांटते वक्त हम अपना अनुशासन भूल जाते हैं, उनके साथ गुस्से में अपशब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। इससे बच्चे हमें देखकर वो भी अपना अनुशासन भूल जाते हैं। यदि हम बच्चों को अनुशासन सिखाना चाहते हैं, पहले हमें खुद उनके सामने अनुशासित होकर रहना पड़ेगा। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो देखते हैं तो वो उसी चीज़ को फिर सीखते हैं। हाँ, और एक छोटा सा संदेश है कि अनुशासन का पालन करना सदैव कड़वा होता है, लेकिन इससे प्राप्त होने वाला फल सदैव मीठा होता है। बिल्कुल। तो और अब समय है गीत मंजरी का, है ना। हमने बताया था कि आज बादल पर गीत आप सुनेंगे। बिल्कुल। आस लगी बादलों की तो मन मयूर ने हूक लगाई, धरती की प्यास के बादलों ने समझा है तो धीरे धीरे घटा आसमान पे पचलने लगी। बिजलियों ने घनी रात में चमक कर कुछ संदेशा दिया। आहटी सुन नदियां ने अंगड़ाई ली, हवाओं की ठंडक कुछ मन के तार छेड़ गई। देखते ही देखते घटा घनघोर हुई, कुछ रिमझिम बूंदों की लड़ियों ने देखते ही देखते तन मन भिगो डाला। मन के तार जब छिड़े तो कुछ हमने कही, कुछ बादलों ने सुनी, कुछ खुशियों के मोती बिखरे
खुशियाँ सागर बन के छलकी। देखते ही देखते सब कुछ घने बादलों की छाया में जैसे घिरता चला गया। गगन झूमने लगा, रातें भी बादलों के साए ढलने लगी। ये बादल कहीं दूर से पिया का संदेशा लाते हैं तो कहीं किसान की आंखों में आस भी जगाते हैं। कभी सूरज की लाली से आंख मिचौली भी खेलते हैं तो बादलों में होती है ये संघर्ष की कहानी भी कहीं। नीलम के सरीके दिखने वाले बादल बारिश से सब कुछ सराबोर करते हैं और कोयल कहे कि बादल आए चल ए दिल अब कहीं और चलें, ये गांव ये देश तो हो चला पपीहे का। चले हल बैल खेतों की तरफ, है इंतज़ार लहलहाती फसल का। मेघों ने दरिया के वेग से संभलने का संदेशा भी दिया तो कहीं आंखों में धन धान्य और खलिहान के भर जाने का सपना जगाया। मेघ के ये प्यारे बादल तो इस देश बरस जा, ना जा कहीं और, कि मेरे गांव की धरती भी तुझे पुकारती है। ये बादल कभी उस बारिश की याद दिलाते हैं जिसे महसूस किया था पहली बार। वो खिड़की से बादलों को देखना और ख्वाहिशों की वो धूप छाँव जब बारिशों ने भी जाने कितने ही पैगाम दिए। वो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और जुल्फों की घटाओं से बरसते वो मोती। बारिशों की भी क्या दीवानगी है, कभी छत को भिगोया तो कभी आंगन को। कहीं ये बादल दिल में तूफान भी उठाते हैं और कहीं मयूर तो कहीं चीतल कुलाचे भरते हैं। गर्मी की तपिश से चटकती धरती में सलोनी घटाओं ने घुंघरुओं की खनक लिए आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाए। सबके दिल में यही आस जगाई कि बादल खूब बरसें, खूब लहलहाएं धरती की ये धानी चुनर। वो बारिशों की रात और घने बादलों के साए भीगता शहर तो कहीं घर की दीवारें, कहीं किसी का बारिशों की बूंदों से बचने की कवायद, कहीं खिली कलियां तो कहीं घटाओं ने किसी की नींद चुराई। ये बादल रोज़ एक कहानी छेड़ जाते हैं और बिजलियां कौंध कर कहीं डरा भी जाती हैं। आंचल की छांव सी बादलों की गर्जन जब रंग जीवन की बुनती है तो कहीं इंतज़ार होता है, कहीं दर्द छलकते हैं, कहीं मन मयूर झूमता है, कहीं कलियां चटकती हैं, कहीं सागर छलकते हैं, कहीं बूंद बरसती है, कहीं खेतों में गीत गुनगुनाते हैं, कहीं मदमस्त हवाएं चलती हैं, कहीं बैलों की घंटियां सुनाई देती हैं, कहीं सफ़ीने राह तलाशते हैं। घने बादलों से खुशियों की बौछार होती है और दिशाएं भीग जाती हैं। संगीता, बचपन के वो दिन याद हैं जब बादल आकाश में नज़र आते थे और लगता था अब बारिश होगी, और बारिश होती थी, फिर थोड़े थोड़े पानी जो है वो आंगन में आसपास इकट्ठा हो जाते थे और जल्दी जल्दी कॉलेज की कॉपी, स्कूल की कॉपी से कागज़ फाड़ फाड़ के पन्ने फाड़ कर वो नाव बनाना। हाँ, कागज़ की नाव। कागज़ की नाव, और बड़ी दूर तक चलती थी वो। दूर तक चलती थी मैम, और जब गिर जाती थी तो फिर ऐसा लगता था अरे डूब गई। हाँ। तो बस कार्य बदरा छा रहे हैं। यहाँ तो बारिश हो रही है और भी कुछ प्रदेश में जो है वो बारिश का मौसम अच्छी तरह से हो गया है। तो जहाँ जहाँ गर्मी तेज़ हो गई है, उम्मीद भी तेज़ हो जाए कि भाई अब बारिश होने वाले हैं। और अब जो है वो लेमन ग्रास के बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि लेमन ग्रास का आरामदायक प्रभाव पड़ता है। इसका उपयोग अपच और सूजन जैसी समस्याओं के लिए घरेलू उपचार के रूप में किया जाता रहा है। ये पेट की परत की सुरक्षा करती है और गैस्ट्रिक अल्सर को रोकती है। लेमन ग्रास चाय में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो पाचन स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। और इसमें मतलब ऐसा लगता, मुझे सभी जानते हैं कि फोलिक एसिड, फोलेट, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज, कैल्शियम और विटामिन ए और बी भी उच्च मतलब होता है इसमें लेमन ग्रास में। तो इसमें जो अलग अलग तरह से, जैसा कि हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं, पाचन में सहायक इन्होंने बताया, और दर्द और सूजन में भी सहायक होता है, और साथ ही एक जो प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है उसमें भी बहुत सहायक है। लेमन ग्रास में सिट्रुल और लिमोनिन सहित एंटीबैक्टीरियल
जो प्रभाव वाले कई रसायन जो इसमें शामिल होते हैं, तो यही इस तरह से शरीर को जो एक कहते हैं ना कि रोग प्रतिरोधन क्षमता शरीर बढ़ाता है। जी जी, उसको बिल्कुल बिल्कुल। लेमन ग्रास एक नेचुरल चाय की तरह भी, आप सिर्फ पानी में अगर उसकी पत्तियों को खौला दें तो बहुत अच्छा एक पेय बन सकता है, जो सुगंध भी बहुत शरीर से बहुत खुशबू तो उसकी बहुत अच्छी लगती है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को और एक्स्ट्रा लिक्विड को बाहर निकालकर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। भाई पाचन में सुधार तो है ही, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। कहते हैं कि वजन घटाने में भी मददगार साबित होता है, स्किन और बालों में सुधार होता है इससे, और तनाव और चिंता में भी कमी आती है ना। तो लेमन ग्रास का सेवन करना चाहिए। मैं तो पीती हूँ, आप पीती हैं? नहीं पीती हैं। बहुत उसकी खुशबू हमारे यहाँ परिसर में भी बहुत लेमन ग्रास है। बारिश अभी धूप की वजह से कुछ सूख गए थे, लेकिन सूखे हुए पत्तों को भी ना अगर आप तोड़ करके बनी हुई चाय में डाल दो, जब चाय आप बना रही हैं पत्ती देने के पहले उसको दे के खौला दें तो बहुत अच्छी चाय जो है वो बनती है। और क्योंकि तासीर भी अच्छी होती है। हाँ, उसकी तासीर भी अच्छी होती है और उसको पीना भी बहुत सुरक्षित है। उसमें कहीं कोई ये नहीं है कि आप ज़्यादा पी लेंगे तो कहीं कोई परेशानी आपको हो सकती है। बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है ऐसा लोगों का, मतलब क्या ऐसा लोग पीते हैं तो उनके जो अनुभव हैं वो हैं, तो कोलेस्ट्रॉल भी कम होते हैं। और लेमन ग्रास शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, कम करने में मदद करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। हृदय रोग और संबंधित जो और भी तरह की जो बीमारियां हैं जो स्ट्रेस की वजह से होती हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ये सहायक देखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं पीना चाहिए। मतलब ठीक है कि घास फूस, अगर ऐसे कोई कह दे कि घास फूस है, इससे क्या इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसका सेवन करते हैं तो भई आपका मुंह सूखने लगता है, थकान ज़्यादा महसूस होने लगती है, हो सकता है चक्कर आए या बार बार आपको पेशाब आए या भूख बढ़े। तो इसके स्वास्थ्य लाभों के लिए लेमन ग्रास का उपयोग करने से पहले आप किसी अपने आसपास के डॉक्टर से भी पूछ लें। थोड़ा बहुत चाय में आप मिलाकर पिए, चाय में पत्ती की तरह डाल के पिए तो ठीक है। और जो शरीर का जो कहते हैं ना कि मोटापा, वजन कम कर सकता है, उसमें भी कुछ सहायक होता है। मोटापे के लिए भी ये है कि रोकथाम के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है। और लेमन ग्रास की जो चाय है तेज़ी से वज़न को कम करने में इससे मदद मिल सकती है, लेकिन फिर वही बात है जो आपने कहा कि बहुत संतुलित मात्रा में ही लेना चाहिए। हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है उसका, इसलिए फ़ायदा भी बहुत पहुंचाएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए लेमन ग्रास के बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए आप ज़रूर उसका सेवन करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। संगीता जी, हमारे जाने का भी समय हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा संदेश है जो मैं पढ़ देना चाहती हूँ। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि लेमन ग्रास मैंने कई बार लगाया, बड़ा सा झाड़ होकर सूख जाता है, उसको ऊपर से काटते रहिए, नहीं सूखेगा वो, और उसकी पत्ती को अपने चाय में ज़रूर डालकर आप चाय पिए। अब हम घड़ी की तरफ देख रहे हैं, और कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस कल इसी वक्त फिर मिलेंगे हमारे श्रोता। तो अब रजो मौसी और संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। विविध भारती